बैठक किए हैं, बैठक का क्या उद्देश्य? जी, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को अपना अनमोल समय निकाल करके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सहरसा 75 के सभी सम्मानित जनता मालिक को मेरा प्रणाम। आज के इस प्रेस का जो मुख्य उद्देश्य है, बिहार के सुशासन की राज कहलाने वाले जो सत्ताधारी दल है, उनके विभिन्न मंत्रियों, उनके नेताओं के ऊपर हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पुख्ता सबूत के साथ जो आरोप लगाया गया है, जो भ्रष्टाचार, हत्या और हेराफेरी का जो आरोप लगा है, उसके संदर्भ में ही आज यह बैठक किया गया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि आज से लगभग 3 दिन पहले हमारे प्रणेता ने, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बताया कि किस प्रकार से हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी अपने नाम को अभी तक में 3 बार बदल चुके हैं। सोचने वाली बात है, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप, हत्या का मामला उस समय दर्ज हुआ जब वो नाबालिग थे। जब वो नाबालिग थे उस समय उनके ऊपर हत्या का मामला हुआ और वो जेल गए। जेल से उनको जो है नाबालिग करार देने के बाद उनको बाहर मतलब जो है निकाल दिया गया नाबालिग करार करके। तो पुनः उन्होंने अपना नाम बदल करके दूसरे नाम से पॉलिटिक्स में आए, सत्ता में गए, जहां पर उनको पुनः उम्र के कारण बर्खास्त कर दिया गया, सदन से बर्खास्त कर दिया गया। फिर वो अपना नाम बदल कर आए। आज बिहार में एनडीए की सरकार है और बहुत सारे लोग जो हमारे जनता मालिक हैं, उनको लगता है कि एनडीए की सरकार बड़ा ही स्वच्छ छवि की सरकार है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रणेता ने यह बताने का कोशिश किए कि जिस चेहरे को हम कहते हैं ये साफ सुथरी छवि वाली चेहरा है, ये वाकई में कहीं से नहीं है। इसके अलावा इस सुशासन बाबू सरकार में मंत्री रहे, अभी हैं वर्तमान में, अशोक चौधरी जी 2 वर्षों में उन्होंने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मतलब 2 वर्षों में अर्जित किया। तो इसके अलावा आप दिलीप जायसवाल जी हैं, जिनके ऊपर पहले हमारे प्रणेता ने बता चुके हैं, ये एक माइनॉरिटी कॉलेज को हथियाए हुए हैं, उनके ऊपर भी एक मर्डर का केस है। राजेश शाह की हत्या का उनके ऊपर मुकदमा है। इसके अलावा आपको एक और बड़े नेता हैं जिनके ऊपर हमारे जो है प्रणेता ने कहा है। तो इस प्रेस का यही उद्देश्य है कि आप लोगों के माध्यम से सहरसा जिला के जनता को यह बात हम बताएं कि आप जिनको साफ छवि का मान रहे हैं, उन ठीक है, मानते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके साथ उसके अगल बगल में बैठे हुए लोग साफ छवि के हैं या नहीं हैं, ये आप तय कर लीजिए। यही आज के प्रेस का मूल उद्देश्य है। प्रशांत जी शराबबंदी को लेकर कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था बनने के बाद शराबबंदी कानून में परिवर्तन किया जाएगा। वर्तमान सरकार भी कहती है कि बिहार में शराबबंदी है, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, वर्तमान में शराबबंदी है, ये सिर्फ कागजों में है। आप हकीकत में देख लीजिए तो अभी होम डिलीवरी शराब चल रहा है। आप घर बैठे शराब मंगा सकते हैं। और शराब के अलावा अभी सूखा नशा इतना चल चुका है, हमारे गांव के कोने कोने, टोले टोले में जो नौजवान बच्चे हैं वो इनके शिकार हो गए हैं। 14 बरस से लेकर के 22 बरस तक के बच्चे ज़्यादातर इनके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है और इन लत के कारण हमारा एक पीढ़ी बर्बाद हो चुका है। तो आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से शराबबंदी है या नहीं है, ये आप लोग भी तय कर सकते हैं और जनता तो खुद देख रही है कि शराबबंदी है या नहीं है। जन स्वराज की सरकार के बनने के बाद क्या शराबबंदी चालू होगा? जी बिल्कुल चालू होगा। देखिए, शराबबंदी तो है नहीं। शराब बंद होने से बिहार का बहुत बड़ा राजस्व 25,000 करोड़ सालाना का राजस्व हमारा जो है बर्बाद हो रहा है। और वो पैसा कहीं ना कहीं जो अभी हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने लगाया आरोप कि मंत्री महोदय के पास जो पैसा जा रहा है, इतने जो वो खरीद रहे हैं अपना प्रॉपर्टी या कुछ भी कर रहे हैं, इतना जल्दी विधायक बनते ही आप देख लीजिए फॉर्चूनर आ जाता है,
मुखिया बनने के बाद लोगों के पास जो है स्कॉर्पियो आ जाती है। भाई कल तक कुछ नहीं था, इलेक्शन जीतने वाले से कहाँ से आ गया? तो यही सब पैसा जो है जा करके वहाँ जमा होता है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। तो शराबबंदी बिल्कुल कहीं नहीं है, वो खुलनी चाहिए। हाँ, विधि पूर्वक नियमतः शराब की दुकानें खुलनी चाहिए ताकि बिहार सरकार को राजस्व भी आवे और जनता का भला भी हो। नीतीश कुमार जी ने जो है मजदूरों को 5,000 की सहयोग राशि प्राप्त दिए हैं। जी सर। तो उसमें भी जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आधा पैसा जो है दलाल के थ्रू दिया जा रहा है। इस विषय में क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, हमारे साथी ने आपको बताया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किसी भी योजना में, योजना जो सरकार लाती है, आजकल हम ये देख पा रहे हैं कि जो भी योजना आ रहा मैक्सिमम बिचौलिया के लिए ही लाया जाता है। हम कहते हैं आप योजना ला रहे हैं तो फैक्ट्री खोल दीजिए ना। हजारों हजार करोड़ का आप योजना ला रहे हैं, क्यों नहीं 5 फैक्ट्री खोल दे रहे हैं, ताकि उस फैक्ट्री में जो गरीब गुरबा मजदूर हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो जाके अपना जीविका का जो है स्रोत करेगा, अपना आय करेगा, कमाएगा, खाएगा। तो आप लाते हैं पगडंडी बनाने वाला योजना, आप लाते हैं मेयर बनाने वाला योजना, आप लाते हैं मतलब ऐसा योजना जिसका समाज के लिए कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसी योजना में करोड़ों का पैसा आता है और वो धांधली में चला जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं अभी एक मामला कि 5,000 रुपये दिया जा रहा है, ये 5,000 20 वर्षों में इस बार ही क्यों दिया जा रहा है? ये पूछिए ना कि 20 वर्ष के शासनकाल में ये 2025 में ही क्यों दिया जा रहा 5,000? 15 में क्यों नहीं दिया गया था? 20 में क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उस समय विकल्प नहीं था और इस बार जनसुराज विकल्प है, इसीलिए सारे पार्टी के लोग डरे हुए हैं। इसलिए अलग विभिन्न तरह के योजनाएं लाकर प्रलोभन दे रहे हैं ताकि जनता उनको फिर से सत्ता में बैठा दे। गुजरातपुर में 51 एकड़ में पेपर मिल फैला हुआ जी। एक समय में वहाँ खेती होती थी, उसमें फिर फैक्ट्री लगाई गई, उसके बाद ये चालू नहीं हुआ। अगर आपकी सरकार की व्यवस्था बनती है तो क्या ये पेपर मिल चालू हो पाएगा? देखिए, पेपर मिल बड़ा उद्योग है, इसके लिए सरकार को सदन में बात करके इनको पारित किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। हम कुटीर उद्योग लगाएंगे, हम लघु उद्योग लगाएंगे, जिसके माध्यम से बृहत पैमाने पर हमारे समाज के लोग उस धंधे से जुड़ करके अपना लाभ कर पाएंगे। बड़ा उद्योग लग जाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर कुटीर उद्योग गांव-गांव, टोला-टोला में हम खोल दें तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। और जैसा कि हमारे पहले, आज़ादी से पहले, आप इतिहास में पढ़े भी होंगे, आज़ादी से पहले हमारे यहाँ कुटीर उद्योग हुआ करता था, करधा उद्योग था, जहाँ से बुनकर भाई अपना जीवन बढ़िया से चला रहे थे और विभिन्न तरह के शिल्पकार लोग अपना शिल्पकारी करके चला रहे थे, धंधा जीवन बढ़िया से चल रहा था। तो ऐसा व्यवस्था लाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो है लाभ मिल पाए। बाकी मेरा नाम श्रवण कुमार, संभावित विधानसभा प्रत्याशी सहरसा 75।